Hi, this is Neha and welcome to my YouTube channel इतिहास की NCERT। हम लोग सिविक्स का पार्ट एक सभी जन एक हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे समाज की जो विविध चिंताएं हैं, कौन कौन सी चिंताएं हमारे समाज में, कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनको लेकर कौन कौन सी चिंताएं हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न जो जाति होती है, जैसे निम्न समझी जाने वाली जो जातियां होती हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कई प्रयास किए, जैसे कि महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव, रामजी अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने, इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे कि निम्न जाति को भी सही स्थान दिलाया जा सके। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कई सुझाव भी दिया है। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। पहले छुआछूत संबंधी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। छोटी जाति को लोग निम्न तरीके से देखते थे उन्हें, और अब ये सारी चीजों को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत का कोई भी नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी जाति का हो, लिंग का या धर्म का हो, उसको सभी जाति को, सभी कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म का हो, सभी को समान अधिकार व समान अवसर सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके बाद और इसके साथ साथ सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर भी प्रदान किए गए हैं। इसके साथ वर्षों से जो भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि अभी भी हम लोग जब कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, जिसमें कि जो निम्न जाति है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे वो जाति भी आगे बढ़ सके। बाल श्रम जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। बाल श्रम क्या होता है? जो 14 वर्ष के जो से भी छोटे बच्चे होते हैं, बाल श्रम का मतलब ये होता है जो 14 वर्ष से भी छोटे बच्चे, उन बच्चों से मजदूरी कराना ही बाल श्रम कहलाता है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। और बाल श्रम हो क्यों रहा है? उसका ये दो कारण है, एक है गरीबी और एक है अशिक्षा। यानी जब बच्चे शिक्षित नहीं होंगे या गरीब होंगे तो उन्हें बाल श्रम करने में मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इसीलिए सरकार ने शिक्षा का भी प्रावधान लागू कर दिया। अब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार द्वारा प्रदान कर दिया गया है, जिससे कि वो स्कूल में जाके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्राप्त कर सके और अपनी शिक्षा को भी हासिल करे और गरीबी को भी मिटा सके। इससे बाल श्रम भी कम होगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जो बाल श्रम से बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित है। जब बाल श्रम बच्चे करते हैं उससे उनकी शिक्षा तो प्रभावित होती ही है, उसके साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और इसके बाद जो साथ ही बाल श्रम के खिलाफ इसीलिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया है। और इसके लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू किया गया था, जिससे इसे रोका जा सके। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे समाज में बालिका सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। ये भी एक बड़ी समस्या है कि बालिका सुरक्षा
बालिका सुरक्षा का तात्पर्य बालिकाओं को वह वातावरण, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जिससे कि वो सुरक्षित रह सके, ऐसा वातावरण जिससे बालिकाओं को सुरक्षा मिल सके। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा यानी स्वयं की रक्षा एवं की विभिन्न तरीकों को सिखाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जैसे इसके अंतर्गत लड़कियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों से जोड़ा गया है और साथ ही महिलाओं में बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराया गया, यानी उन्हें बताया गया है कि कौन सी परेशानी है और तथा शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी इन कार्यक्रमों का एक उद्देश्य है। हमारे समाज में दूसरी बड़ी समस्या क्या है? लिंग भेद। लिंग भेद क्या है? भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों को एक समान अधिकार प्रदान किया गया है। फिर भी लड़के एवं लड़कियों में अनेक तरह के भेदभाव हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लड़कियों को कहीं कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे भी दूर रखा जा रहा है। यदि कोई लड़की खेल कूद में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ऐसा कह के हतोत्साहित यानी कि रोक दिया जाता है कि ये तो लड़कों का काम है, तुम तो लड़की हो, तुम कैसे करोगी। तो अभी भी कुछ हमारे समाज में कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चाई क्या है? वास्तव में आज लड़कियां जो हैं वो लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि लड़कियों को अगर उनके अधिकारों से वंचित करके अगर हम लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं तो हम अपने समाज का जो आधा हिस्सा, समाज की शक्ति का आधा हिस्सा ही व्यर्थ कर दे रहे हैं, बेकार कर दे रहे हैं। हमारे समाज में जो ये पूरी शक्ति का जो आधा हिस्सा है, पूरा आधा हिस्सा सिर्फ लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम बेकार कर दे रहे हैं। आज की लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। जैसे खेलों में पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सोनिया मिर्जा, झुल्लन गोस्वामी, मिताली राज, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक आदि ने भारत का नाम ऊंचा किया है। समाज सेविका के रूप में जैसे मदर टेरेसा, मेधा पाटेकर के नाम से ये लोग अपना बहुत अत्यधिक योगदान दिया है। और भारतीय मूल की जो दो महिलाएं हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। राजनीति के क्षेत्र में जैसे कि इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल, इन लोगों ने भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये थी हमारी समाज की कुछ समस्याएं और उन्हें दूर करने के तरीके। इसके बाद हम लोग हमारा राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय प्रतीक में है राष्ट्रध्वज। तो राष्ट्रध्वज हमें पता है कि हमारा राष्ट्रध्वज क्या है? तिरंगा, और ये 3 रंगों से मिला हुआ है। कौन कौन से रंग है? केसरिया, सफेद और हरा। और सभी रंग के अलग अलग क्या है? महत्व है। जैसे ये हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, इसमें जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, और सफेद शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो देश में हरियाली का प्रतीक है। और इसके साथ ही जो बीच में ये जो अशोक चिन्ह बना हुआ है, इसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों को भी प्रदर्शित करती हैं, और इसके साथ साथ ये हमें बताती है कि हमें उन्नति की ओर आगे चलते रहना है। और ये जो चक्र है वो नीले रंग का बना हुआ है, और ये जो झंडा है इसका अनुपात 3:2 है, यानी 3:2। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का ये अनुपात है, अर्थात 3:2। इसके बाद हम लोग
राष्ट्रगान, हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन। इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगान की गायन की अवधि है 52 सेकेंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और ये राष्ट्रीय गीत जो है स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत रह चुका है। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पशु है बाघ और बाघ अपनी दृढ़ता, फुर्ती एवं अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाता है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। और भारत में बाघों की जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ऐसा वन क्षेत्र जहां पशु पक्षी का शिकार करना वर्जित है अर्थात मना है, स्थापित किया गया है। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा मोर है, जो अपनी सुंदरता के कारण बहुत ही विख्यात है। अगला राष्ट्रीय पुष्प कमल, जो कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता है और ये एक बहुत पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन कला एवं पुराणों में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता है। लास्ट है राज चिन्ह। ये जो राज चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और राज चिन्ह में 4 सिंह है। प्रत्येक सिंह का मुख्य चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ है और इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है और इस चक्र के दाईं ओर सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इस तरह से आज हमारा चैप्टर ये यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।